नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग राजनीति, रेवेन्यू और शोषण पर ध्यान देते हैं। लेकिन ब्रिटिश रूल का एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली पक्ष था एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन केवल पढ़ने लिखने का साधन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक पावरफुल वेपन था जिससे वे भारतीय समाज की सोच, सोचने का तरीका और भविष्य को नियंत्रित करना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि भारत एक बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है और उन्हें यह नैतिक अधिकार है कि वे इंडियंस को सिविलाइज करें। ब्रिटिश यह मानते थे कि इंडियन लोग खुद से सही निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उनकी सोच पर ट्रेडिशंस, रिलीजन और कस्टम्स का ज्यादा प्रभाव है। इसलिए उन्होंने एजुकेशन को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जिससे इंडियंस को ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश थिंकिंग सिखाई जा सके। उनके अनुसार अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए तो वे ब्रिटिश रूल को स्वीकार करेंगे और उसका विरोध नहीं करेंगे। इस सोच को ही सिविलाइजिंग द नेटिव कहा गया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश आने से पहले भी भारत में एजुकेशन सिस्टम मौजूद था। पाठशालास, मदरसास और गुरुकुलस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा लोकल जरूरतों से जुड़ी होती थी, जैसे व्यापार, खेती, धर्म, मेडिसिन और सोशल लाइफ। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक पर्सनल रिलेशनशिप होता था और एजुकेशन सोसाइटी के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। ब्रिटिश रूल के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये बना कि इंडियंस को क्या पढ़ाया जाए, किस भाषा में पढ़ाया जाए और किस तरह की नॉलेज को वैल्यूएबल माना जाए। इन्हीं सवालों पर ब्रिटिश अधिकारियों के बीच गंभीर डिबेट्स हुए। इन डिबेट्स ने इंडियन एजुकेशन की दिशा ही बदल दी। धीरे धीरे एजुकेशन एक ऐसा माध्यम बन गया जिससे ब्रिटिश न केवल शासन कर सके बल्कि इंडियन सोसाइटी की सोच को भी रीशेप कर सके। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि एजुकेशन केवल ज्ञान देने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को कंट्रोल करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। वे समझ चुके थे कि अगर इंडियंस की सोच बदल दी जाए तो उन्हें हथियारों से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एजुकेशन को उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अनुसार पढ़ा लिखा इंडियन अगर ब्रिटिश तरीके से सोचेगा तो वो ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करेगा। ब्रिटिश ये चाहते थे कि इंडियंस ऐसे बने जो दिखने में इंडियन हो लेकिन सोचने में इंग्लिश हो, यानी उनकी भाषा, उनकी वैल्यूज और उनकी थिंकिंग ब्रिटिश हो। एजुकेशन के जरिए वे इंडियंस को लॉयल सब्जेक्ट्स बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश रूल को नेचुरल और सही माने। इसलिए एजुकेशन का उद्देश्य नॉलेज देना नहीं बल्कि ओबीडियंस सिखाना था। हालांकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स खुद इस बात पर एकमत नहीं थे कि इंडियंस को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ अधिकारियों का मानना था कि इंडिया की एंशिएंट नॉलेज बहुत रिच है और उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों को लगता था कि इंडियन नॉलेज यूजलेस और आउटडेटेड है और केवल वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी और लिटरेचर ही मॉडर्न सोसाइटी बना सकते हैं। इसी मतभेद के कारण ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी दो अलग अलग विचारधाराओं में बंट गई। एक तरफ थे वे लोग जो इंडियन ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस का समर्थन करते थे और दूसरी तरफ थे वे लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन को जरूरी मानते थे। इन दोनों विचारधाराओं को कहा गया ओरिएंटलिज्म और एंग्लिसिज्म। एजुकेशन के जरिए ब्रिटिश ये भी तय करना चाहते थे कि इंडियन समाज में कौन एलीट बनेगा और कौन लेबर क्लास में रहेगा। जो लोग इंग्लिश एजुकेशन पाएंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इस तरह एजुकेशन सोशल इनइक्वालिटी बढ़ाने का भी एक माध्यम बन गया। इसलिए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को केवल एक सुधार नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में देखा जाना चाहिए। ओरिएंटलिज्म वो विचारधारा थी जिसमें ब्रिटिश स्कॉलर्स ने इंडियन सिविलाइजेशन की प्राचीन परंपराओं की प्रशंसा की। ओरिएंटलिस्ट्स का मानना था कि इंडिया का एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। वे कहते थे कि प्राचीन भारत ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और कानून में बहुत आगे था, लेकिन समय के साथ यह सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। इसलिए अगर ब्रिटिश इंडिया पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें इंडियन सोसाइटी को समझना होगा। ओरिएंटलिस्ट्स में सबसे प्रमुख नाम था विलियम जोन्स। वो 1783 में कलकत्ता आए और उन्होंने संस्कृत, पर्शियन और अरबिक जैसी भाषाएं सीखी। विलियम जोन्स को यह एहसास हुआ कि इंडियन टेक्स्ट्स में लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन और साइंस का गहरा ज्ञान छुपा हुआ है।
उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी को गवर्न करने के लिए ब्रिटिश को इंडियन लॉज और कस्टम्स को समझना होगा जो एंशिएंट टेक्स्ट में मौजूद है। विलियम जोन्स के साथ साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हैल जैसे स्कॉलर्स ने भी ओरिएंटलिज्म को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि इंडियन लोग अपने क्लासिकल टेक्स्ट को बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए अगर ब्रिटिश उन्हीं टेक्स्ट के माध्यम से रूल करेंगे तो इंडियंस उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। इस तरह ओरिएंटलिज्म भी एक तरह से शासन को मजबूत करने की स्ट्रैटेजी थी। ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जहां इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेजेस पर रिसर्च हुई। 1781 में कैलकाटा मदरसा बनाई गई, जहां अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता था। 1791 में बेनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, जहां संस्कृत टेक्स्ट का अध्ययन किया गया। ओरिएंटलिस्ट्स का दावा था कि वे इंडियन कल्चर को बचा रहे हैं, लेकिन असल में वे इंडियन नॉलेज को ब्रिटिश कंट्रोल में ला रहे थे। वे ये तय कर रहे थे कि कौन सा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इस प्रक्रिया में इंडियन स्कॉलर्स को सेकेंडरी पोजीशन दी गई और ब्रिटिश स्कॉलर्स नॉलेज के गेटकीपर्स बन गए। इस तरह ओरिएंटलिज्म बाहर से देखने में रिस्पेक्टफुल लगता है, लेकिन अंदर से ये भी कॉलोनियल डोमिनेशन का ही एक रूप था। ब्रिटिश खुद को इंडियन कल्चर का गार्डियन दिखाते थे, जबकि असल में वे उसी कल्चर का इस्तेमाल अपने शासन को वैध ठहराने के लिए कर रहे थे। इसलिए ओरिएंटलिज्म को हमें एडमिरेशन के साथ साथ कंट्रोल की नीति के रूप में भी समझना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे ब्रिटिश रूल भारत में मजबूत होता गया, वैसे वैसे ओरिएंटलिज्म के खिलाफ आवाजें भी तेज होने लगी। कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये लगने लगा कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज पढ़ाना न तो शासन के लिए उपयोगी है और न ही मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। वे इंडियन टेक्स्ट्स को अनसाइंटिफिक, इरैशनल और इम्प्रैक्टिकल मानते थे। उनका कहना था कि ईस्ट की नॉलेज सिर्फ मिथ्स, पोएट्री और रिलीजन तक सीमित है, जिसमें लॉजिक और एक्सपेरिमेंट की कोई जगह नहीं है। इसी सोच को उन्होंने ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट कहा, यानी ईस्ट की नॉलेज में गंभीर गलतियां हैं। इस आलोचना का सबसे बड़ा नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत में कभी यात्रा तक नहीं की, फिर भी उसने इंडियन सोसाइटी और कल्चर पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बनाए। वो ओरिएंटल लर्निंग का सख्त विरोधी था। उसके अनुसार एजुकेशन का उद्देश्य मॉरल या स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, बल्कि यूजफुल नॉलेज होना चाहिए। जेम्स मिल का मानना था कि पोएट्री, संस्कृत टेक्स्ट्स और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाकर इंडियंस को मॉडर्न नहीं बनाया जा सकता। उसने कहा कि इंडियंस को मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और रैशनल थिंकिंग सिखाई जानी चाहिए, जो यूरोप में विकसित हुई है। जेम्स मिल का यह भी विश्वास था कि इंडियन सिविलाइजेशन इनहेरेंटली बैकवर्ड है और उसमें सुधार केवल वेस्टर्न एजुकेशन से ही संभव है। इसलिए ओरिएंटलिज्म को उसने टाइम वेस्ट और गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बर्बादी माना। इस आलोचना ने ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को एक नई दिशा दी, जहां इंडियन ट्रेडिशन से हटकर वेस्टर्न नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। यही विचार आगे चलकर एंग्लिसिज्म की नींव बना। ओरिएंटलिज्म के खिलाफ सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आवाज थी थॉमस बैबिंगटन मैकॉली की। मैकॉली का मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर किसी भी तरह से यूरोपियन नॉलेज के बराबर नहीं है। उसने ओपनली डिक्लेयर किया कि इंडियन सोसाइटी अनसिविलाइज्ड है और उसे सुधारने का एकमात्र तरीका वेस्टर्न एजुकेशन है। उसका सबसे फेमस स्टेटमेंट था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इस स्टेटमेंट ने साफ दिखा दिया कि वो इंडियन नॉलेज को कितनी इन्फीरियर नजरों से देखता था। मैकॉली का विश्वास था कि अगर इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए तो वे ब्रिटिश कल्चर, वैल्यूज और वे ऑफ थिंकिंग को अपनाएंगे। उसके अनुसार इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाएगी, उन्हें सुपरस्टिशन से बाहर निकालेगी और रैशनल थिंकिंग सिखाएगी। मैकॉली यह नहीं चाहता था कि मासेस एजुकेटेड हो, बल्कि वह एक ऐसी एजुकेटेड एलीट क्लास बनाना चाहता था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। उसने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो इंडियन बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट हो। 1835 में मैकॉली के विचारों को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के रूप में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट फंडिंग मिलनी बंद हो गई। संस्कृत, अरबिक और पर्शियन की जगह इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे। इसका सीधा असर यह हुआ कि इंडियन लैंग्वेजेस और ट्रेडिशनल एजुकेशन धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड हो गए। एजुकेशन अब केवल नॉलेज का साधन नहीं रहा, बल्कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन गया।
मकॉली के अनुसार एजुकेशन का उद्देश्य इंडियंस की सोच, टेस्ट और कल्चर को ब्रिटिश आइडियल्स के अनुसार बदलना था। इस तरह इंग्लिश एजुकेशन कॉलोनियल डोमिनेंस को मजबूत करने का एक पावरफुल वेपन बन गई। 1854 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वुड्स डिस्पैच जारी किया, जिसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये पहली कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने साफ तौर पर यह तय कर दिया कि इंडिया में एजुकेशन का उद्देश्य क्या होगा। वुड्स डिस्पैच ने यूरोपियन लर्निंग और इंग्लिश एजुकेशन को पूरी तरह सपोर्ट किया। इसके पीछे केवल कल्चरल कारण नहीं थे, बल्कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव्स भी थे। वुड्स डिस्पैच के अनुसार वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देगी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि अगर इंडियंस वेस्टर्न नॉलेज सीखेंगे तो वे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझेंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इस तरह एजुकेशन डायरेक्टली ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ गई। एजुकेशन को मार्केट एक्सपेंशन का एक माध्यम बनाया गया। डिस्पैच में यह भी कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को सुधार देगी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि इंडियन सोसाइटी मॉरली वीक है और वेस्टर्न वैल्यूज उसे डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट बनाएंगी। इसके साथ साथ एजुकेशन का एक और बड़ा उद्देश्य था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉयल और एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स तैयार करना। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लोअर और मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे और ब्रिटिश रूल को स्मूथली चलाने में मदद करेंगे। वुड्स डिस्पैच के बाद कई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। अलग अलग प्रोविंसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट स्थापित किए गए। 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। स्कूल सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया गया और उसे गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया। करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स और एग्जामिनेशन सिस्टम सब ब्रिटिश सुपरविजन में आ गए। इस पूरी प्रक्रिया में एजुकेशन कंप्लीटली कॉलोनियल नीड्स से जुड़ गई। इसका उद्देश्य इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा करना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना था। एजुकेशन अब इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन और प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। इस तरह वुड्स डिस्पैच ने एजुकेशन को कॉलोनियल रूल का एक परमानेंट और इंस्टीट्यूशनल टूल बना दिया। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी पर केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच ही डिबेट नहीं थी, बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। मिशनरीज का मानना था कि ब्रिटिश एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक है, यानी यह केवल नौकरी, पैसा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। उनके अनुसार ट्रू एजुकेशन का उद्देश्य केवल दिमाग को नहीं, बल्कि इंसान के कैरेक्टर, मॉरल्स और सोल को भी सुधारना होना चाहिए। मिशनरीज का विश्वास था कि यह मॉरल इंप्रूवमेंट केवल क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स के जरिए ही संभव है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज के खिलाफ थी। कंपनी को डर था कि अगर मिशनरीज खुले रूप से क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे तो इंडियन सोसाइटी में रेजिस्टेंस और अनरेस्ट पैदा होगा, जिससे ब्रिटिश रूल को खतरा हो सकता है। इसलिए कंपनी ने लंबे समय तक मिशनरी एक्टिविटीज को डिस्करेज किया, लेकिन धीरे धीरे मिशनरीज ने एजुकेशन के जरिए अपनी जगह बनानी शुरू की। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस खोले, जिनमें सबसे फेमस था सेरामपुर कॉलेज। मिशनरी स्कूल्स में वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ बाइबल और क्रिश्चियन मॉरल्स भी सिखाए जाते थे। उनका लक्ष्य केवल एजुकेटेड इंडियंस बनाना नहीं था, बल्कि मॉरली ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल्स तैयार करना था। हालांकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत कॉशियस हो गई। अब उन्होंने मिशनरीज को ओपनली सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस फिर से पब्लिक एंगर पैदा कर सकती है। इस तरह मिशनरीज एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा तो बने रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनसे एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखी। ब्रिटिश एजुकेशन रिफॉर्म से पहले इंडिया में इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम मौजूद था, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था पाठशालास। 1830 में विलियम एडम, जो खुद एक मिशनरी था, ने बंगाल और बिहार में वर्नाक्युलर स्कूल्स का डिटेल्ड सर्वे किया। उसकी रिपोर्ट ने ब्रिटिश अधिकारियों को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार केवल बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालास थी, जिनमें 20 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। ये फैक्ट ब्रिटिश क्लेम्स को चैलेंज करता था कि इंडिया में एजुकेशन नहीं है। पाठशालास की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ एजुकेशन रिजिड नहीं थी, बल्कि कम्युनिटी बेस्ड थी। टीचिंग ज्यादातर ओरल होती थी और लोकल नीड्स के अनुसार होती थी। पाठशालास में न तो फिक्स्ड फीस होती थी, न फिक्स्ड टेक्स्ट बुक्स। कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था और न ही फॉर्मल एग्जामिनेशंस। टीचर बच्चों की लर्निंग स्पीड के अनुसार पढ़ाता था, न कि किसी सिलेबस के दबाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पाठशालास एग्रीकल्चरल सोसाइटी की रियलिटीज को समझती थी।
हार्वेस्ट सीजन के दौरान क्लासेस फ्लेक्सिबल हो जाती थी ताकि बच्चे खेतों में अपने परिवार की मदद कर सकें। यही कारण था कि पुअर फैमिलीज के बच्चे भी एजुकेशन से जुड़ पाते थे। एजुकेशन लाइफ से जुड़ी हुई थी, लाइफ से अलग नहीं। लेकिन वुड्स डिस्पैच के बाद ब्रिटिश रिफॉर्म्स ने एजुकेशन को पूरी तरह बदल दिया। अब स्कूल्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड सिलेबस, रेगुलर अटेंडेंस, एग्जामिनेशंस और डिसिप्लिन कंपलसरी कर दिए गए। गवर्नमेंट ने ग्रांट्स केवल उन्हीं स्कूल्स को दिए जो इन रूल्स को एक्सेप्ट करते थे। कई पाठशालाएं इन कंडीशंस को स्वीकार नहीं कर सकी और धीरे धीरे बंद हो गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान पुअर चिल्ड्रन को हुआ। वे हार्वेस्ट सीजन में स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते थे और एग्जामिनेशंस में फेल हो जाते थे। धीरे धीरे एजुकेशन एलीट सेंट्रिक बनती चली गई और मासेस उससे दूर होते गए। इस तरह ब्रिटिश रिफॉर्म्स ने इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम को वीकन कर दिया। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर इंडियन सोसाइटी में भी इंटेंस डिबेट्स हुए। कुछ इंडियन थिंकर्स का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया को मॉडर्न बना सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी ला सकती है और सुपरस्टिशन को खत्म कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कई थिंकर्स को लगता था कि यह एजुकेशन इंडियंस को उनकी रूट्स से काट रही है और मेंटल स्लेवरी पैदा कर रही है। इसी डिबेट से नेशनल एजुकेशन की कॉन्सेप्ट उभरी। इन थिंकर्स में सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आवाज थी महात्मा गांधी की। गांधी ने इंग्लिश एजुकेशन की वेरी शार्प क्रिटिसिज्म की। उनके अनुसार इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। स्टूडेंट्स यह मानने लगते हैं कि जो कुछ इंडियन है वो इन्फीरियर है और जो वेस्टर्न है वही सुपीरियर है। इससे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। गांधी का यह भी कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन एजुकेटेड इंडियंस को मासेस से अलग कर देती है। एजुकेटेड क्लास इंग्लिश बोलती है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाती है और रूरल इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इससे सोसाइटी दो हिस्सों में बंट जाती है, एजुकेटेड एलीट और अनएजुकेटेड मासेस। गांधी जी इसे नेशनल यूनिटी के लिए डेंजरस मानते थे। गांधी जी के अनुसार ट्रू एजुकेशन वही है जो इंडियन लैंग्वेजेस में दी जाए। लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बल्कि कल्चर और आइडेंटिटी का कैरियर होती है। उन्होंने एजुकेशन में मॉरल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनके लिए एजुकेशन का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना था। उन्होंने एजुकेशन में हैंडीक्राफ्ट्स और मैनुअल वर्क को शामिल करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि फिजिकल लेबर से डिग्निटी ऑफ लेबर आती है और सेल्फ रिलायंस विकसित होती है। गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन बॉडी, माइंड और सोल तीनों का डेवलपमेंट करे। केवल किताबें पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है। गांधी जी ने साफ कहा कि लिटरेसी अलोन इज नॉट एजुकेशन। अगर एजुकेशन इंसान को सेल्फ रिलायंट, मॉरली स्ट्रांग और सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाती तो वो एजुकेशन अधूरी है। उनकी विजन ने नई तालीम और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट्स को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को एक ऑल्टरनेटिव दिया। इस तरह इंडियन रिस्पॉन्सेस केवल रिएक्शन नहीं थे बल्कि उन्होंने एजुकेशन का एक नया इंडिजिनस और नेशनल मॉडल प्रपोज किया जो फ्रीडम स्ट्रगल का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में रिजिड, एग्जामिनेशन सेंट्रिक और डिसिप्लिन ड्रिवन बन चुका था, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एजुकेशन को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। उन्होंने 1901 में सैंटी निकेतन की स्थापना की, जो ब्रिटिश मॉडल से बिल्कुल अलग एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम था। टैगोर का मानना था कि एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों को डर और दबाव में रखना नहीं, बल्कि उन्हें खुश, क्रिएटिव और फ्री थिंकर्स बनाना होना चाहिए। उनके अनुसार जब लर्निंग जॉय के साथ होती है, तभी नॉलेज मीनिंगफुल बनती है। टैगोर का विश्वास था कि बच्चों को नेचर से दूर बंद क्लासरूम्स में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच पढ़ना चाहिए। सैंटी निकेतन में क्लासेस खुले आसमान के नीचे होती थी, जहां बच्चे ट्रीज, बर्ड्स और सीजन्स के साथ लर्निंग करते थे। उनका मानना था कि नेचर इंसान की इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी को विकसित करती है। स्ट्रिक्ट रूल्स, रोट लर्निंग और ब्लाइंड डिसिप्लिन को टैगोर क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उनके अनुसार क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को मार देने वाली एजुकेशन कभी भी ट्रू एजुकेशन नहीं हो सकती। गांधी के विपरीत टैगोर मॉडर्न नॉलेज के खिलाफ नहीं थे। वे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने के पक्ष में थे, लेकिन बिना अपनी कल्चरल रूट्स खोए। उनका उद्देश्य था वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन ट्रेडिशंस का बैलेंस बनाना। सैंटी निकेतन में आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर और फिलॉसफी को एजुकेशन का सेंट्रल हिस्सा बनाया गया।
टैगोर चाहते थे कि स्टूडेंट केवल नौकरी के लिए तैयार न हो, बल्कि इमोशनली रिच और कल्चरली अवेयर इंसान बने। टैगोर का एजुकेशन मॉडल फ्रीडम, क्रिएटिविटी और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था। वे चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन नैरो नेशनलिज्म में नहीं फंसे, बल्कि ओपन माइंडेड और यूनिवर्सल बने। इस तरह सैंटी निकेतन केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि एजुकेशन को देखने का एक नया विजन बन गया, जिसने कॉलोनियल सिस्टम को क्वाइटली चैलेंज किया। ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन का इतिहास ये साफ दिखाता है कि एजुकेशन कभी भी एक न्यूट्रल एक्टिविटी नहीं रही। ये हमेशा पावर, कंट्रोल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन को सिविलाइजिंग मिशन के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन असल में इसका उद्देश्य इंडियन सोसाइटी को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजफुल बनाना था। इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम्स जैसे पाठशालाज और मदरसास को इग्नोर या वीकन किया गया, जबकि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करके एक नई एलीट क्लास तैयार की गई। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस ने एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेशंस में जगह पाई, लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी से इमोशनली दूर हो गए। एजुकेशन इनइक्वालिटी बढ़ाने का भी एक कारण बनी, क्योंकि पुअर और रूरल चिल्ड्रन रिजिड सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पाए। इस तरह ब्रिटिश एजुकेशन ने कुछ अवसर तो दिए, लेकिन साथ ही डीप सोशल डिविजन्स भी पैदा किए। लेकिन एजुकेशन केवल कॉलोनियल कंट्रोल का टूल नहीं बनी। इंडियन थिंकर्स ने इसे रेजिस्टेंस और नेशन बिल्डिंग का पावरफुल माध्यम भी बनाया। महात्मा गांधी ने डिग्निटी, मोरालिटी और सेल्फ रिलायंस पर आधारित एजुकेशन की कल्पना की, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रिएटिविटी, फ्रीडम और हार्मनी विद नेचर को एजुकेशन का आधार बनाया। इन ऑल्टरनेटिव विजन्स ने कॉलोनियल एजुकेशन की सीमाओं को उजागर किया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल केवल पॉलिटिकल नहीं थी, बल्कि कल्चरल और इंटेलेक्चुअल भी थी। एजुकेशन इस संघर्ष का एक सेंट्रल बैटलफील्ड बन गई। आज भी जब हम एजुकेशन के उद्देश्य, लैंग्वेज, करिकुलम और वैल्यूज पर डिबेट करते हैं, तो कॉलोनियल पीरियड की यह विरासत हमें प्रभावित करती है। इसलिए एजुकेशन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि एजुकेशन केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि सोसाइटी और नेशन को शेप करने की शक्ति है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।